इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 11 इंग्लिश हॉर्नबिल बुक का चैप्टर फर्स्ट का क्वेश्चन आंसर। चैप्टर फर्स्ट है द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है द थ्री फेजेज ऑफ द ऑथर्स रिलेशनशिप विथ हिज ग्रैंड मदर बिफोर ही लेफ्ट द कंट्री टू स्टडी एब्रोड। तो इसका मतलब ये हुआ कि लेखक के द्वारा विदेश में पढ़ने जाने के लिए अपने देश को छोड़ने से पहले उसके अपने दादी माँ के साथ संबंधों के 3 फेज कौन से थे। तो इसमें 3 जो फेज था विदेश जाने से पहले वो ये था कि फर्स्ट फेज जो था वो राइटर और उनकी दादी का जो रिलेशनशिप विलेज में था, जहाँ की उसकी दादी माँ राइटर के हर चीज़ का केयर किया करती थी, उसकी ज़रूरतों का ध्यान रखा करती थी। सेकेंड फेज जो हुआ वो उनके रिलेशनशिप में उस समय आया जब वो लोग शहर में आए, सिटी में आए, और उस समय ऑथर ने एक इंग्लिश स्कूल ज्वाइन किया। उस समय न तो उसकी दादी माँ उसके साथ स्कूल जा सकती थी और न ही उसे उसकी पढ़ाई में हेल्प कर सकती थी। और उसका जो थर्ड फेज आया रिलेशनशिप में वो उस समय आया जबकि ऑथर को स्टडी के लिए यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना पड़ा और उसे एक सेपरेट रूम मिल गया। उस समय वो दोनों कभी कभार ही बात किया करते थे। सेकेंड क्वेश्चन, 3 रीजन्स वाई द ऑथर्स ग्रैंडमदर was disturbed when he started going to the city school। इसका मतलब हुआ कि वे 3 कारण कौन से थे जिन्होंने लेखक की दादी को परेशान कर दिया जब उसने सिटी स्कूल में जाना शुरू किया। तो वो 3 कारण जो थे उसमें फर्स्ट कारण जो था सो ऑथर को बहुत कम समय मिलता था अपनी दादी माँ के साथ समय बिताने के लिए, और उसकी दादी माँ जो थी अब उसके साथ स्कूल नहीं जा पाती थी क्योंकि वो बस में जाया करता था और न ही वो कुत्तों के लिए खाना ले जाया करती थी क्योंकि वहाँ स्ट्रीट में कुत्ते नहीं होते थे। सेकंड जो रीजन है वो ये है कि जब ऑथर घर पर आके उन्हें ये बताता था इंग्लिश वर्ड्स के बारे में, वेस्टर्न साइंस के बारे में और लर्निंग के बारे में, लॉ ऑफ ग्रेविटी के बारे में, आर्किमिडीज प्रिंसिपल के बारे में, तो वो अनहैप्पी हो जाया करती थी बिकॉज इस लेसन में वो ऑथर का मदद नहीं कर पाती थी। थर्ड रीज़न ये है कि वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब उस समय हो गई जब उन्होंने सुना कि ऑथर को स्कूल में म्यूजिक लेसन्स दिए जा रहे हैं और उन्हें ऐसा लगता था कि ये जो म्यूजिक लेसन्स होते हैं वो शरीफों के लिए नहीं है, और उन्हें इस चीज़ से भी डिस्टर्बेंस होता था कि स्कूल में भगवान के बारे में या फिर धार्मिक ग्रंथों के बारे में कुछ भी नहीं बताया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड, 3 ways in which the author's grandmother spent her days after he grew up। तो इसका मतलब है कि वो 3 तरीके कौन से थे जिसके द्वारा लेखक की दादी उसके युवा हो जाने के बाद अपना टाइम स्पेंड किया करती थी। तो 3 जो तरीके थे, 3 वेज जो थे, उसमें से फर्स्ट जो वे था वो ये था कि उन्होंने अपना अलगाव स्वीकार कर लिया था और अपना स्पिनिंग व्हील जो थी वो बहुत मुश्किल से ही कभी कभार छोड़ा करती थी किसी से बातचीत करने के लिए। सुबह से लेकर शाम तक वो स्पिनिंग व्हील करते रहती थी और प्रेयर को रिसाइड किया करती थी। सेकंड जो वे है
वो केवल दोपहर में ही रिलैक्स्ड होती थी, जबकि एस्पैरेज को भोजन दिया करती थी, ब्रेड दिया करती थी, और उस समय उन्हें बहुत ज़्यादा खुशी होती थी। और इसका थर्ड जो है, वो हमेशा उनका जो लिप्स होता था वो मूव करते रहता था, क्योंकि वो हमेशा जो है वो प्रेयर किया करती थी। फोर्थ क्वेश्चन, द ऑड वे इन विच द ऑथर्स ग्रैंड मदर बिहेव जस्ट बिफोर शी डाइड। मतलब वो कौन सा ऑड वे था, यानी विचित्र बातें थी, जो कि लेखक की दादी ने अपनी मृत्यु से बहुत पहले, बिल्कुल पहले की। तो ये जो ऑड वेज था, जिसमें कि ऑथर की ग्रैंड मदर जो है वो बिहेव करती है, वो फर्स्ट जो था सो उन्होंने प्रेयर नहीं किया, और सेकंड ये है कि उन्होंने आसपास की महिलाओं को बुला लिया और एक पुराना ड्रम लेके गाना गाना शुरू कर देती है। उसके बाद लंबे समय तक वो उस ड्रम को पीटते रहती है, बजाते रहती है, और वॉरियर्स के होम कमिंग का सॉन्ग गाते रहती है। इसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन, द वे इन विच द स्पैरोज एक्सप्रेस देयर सॉरो व्हेन द ऑथर्स ग्रैंडमदर डाइड। यानी वे कौन से वेज थे जिसके द्वारा लेखक की दादी के मरने पर चिड़ियों ने अपना दुख व्यक्त किया। तो इसमें जो फर्स्ट है, वो बहुत सारे स्पैरो जो हैं सो उनके मरने के बाद फ्लोर पे आकर आसपास बैठ जाते हैं, और उस समय वे चिरपिंग नहीं कर रहे थे। और स्पैरो जो है उन्होंने उस ब्रेड को की तरफ कोई भी ध्यान नहीं दिया, जो कि ऑथर्स की मदर की तरफ से उसके लिए फेंके गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, टॉकिंग अबाउट द टेक्स्ट। फर्स्ट, द ऑथर्स ग्रैंडमदर was a religious person. What are the different ways in which we come to know this? मतलब लेखक की जो ग्रैंड मदर थी वो एक धार्मिक प्रवृत्ति की महिला थी। तो वह कौन कौन सी बातें हैं जिसके द्वारा हमें ये पता लगता है कि वो एक धार्मिक प्रवृत्ति की महिला थी। तो ऑथर की जो ग्रैंड मदर थी वो एक रिलीजियस पर्सन थी, और कुछ ऐसी बातें हैं लेसन्स में जिसके द्वारा ये पता चलता है। पहला तो ये है कि उनका जो लिप्स था वो कॉन्स्टेंटली मूव करता था, जिसमें वो इनऑडिबल प्रेयर्स किया करती थी। सेकंड जो है, वो मॉर्निंग प्रेयर किया करती थी, मोनोटोनस सिंग सॉन्ग। और थर्ड जो है, वो ऑथर के स्कूल छोड़ने जाया करती थी, बिकॉज स्कूल के बगल में ही एक टेम्पल था, और टेम्पल में वो बैठकर धार्मिक पुस्तकें पढ़ा करती थी। अपने साथ वो चपाती ले जाया करती थी विलेज डॉग्स के लिए। जब वो वहाँ से रिटर्न होते थे तो उस समय वो कुत्तों के लिए चपाती छोड़ दिया करती थी। और जब उन्हें ये पता चला कि स्कूल में भगवान के बारे में या फिर धार्मिक ग्रंथों के बारे में कुछ भी नहीं पढ़ाया जाता, तो उस समय वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हुई। उसके अलावा वो स्पैरो जो थे उन्हें वो कॉर्ट यार्ड में ब्रेड्स दिया करती थी, और ऑथर जब विदेश जा रहा था पढ़ाई करने के लिए तो वो आती है उसे छोड़ने के लिए रेलवे स्टेशन पे, और उस समय भी वो प्रेयर रिसाइट कर रही थी। उसका फिंगर उस समय भी बिजी था, और जिस समय उनका डेथ हुआ उस समय भी वो प्रेयर ही कर रही थी। तो इन सब चीज़ों से पता चलता है कि शी वॉज ए रिलीजियस पर्सन। सेकेंड, डिस्क्राइब द चेंजिंग रिलेशनशिप बिटवीन द ऑथर एंड हिज ग्रैंड मदर। डिड देयर फीलिंग्स टू ईच अदर चेंज। मतलब लेखक और उसके दादी के बीच जो बदलते हुए जो रिलेशन थे उसी को डिस्क्राइब करना है, और क्या एक दूसरे के प्रति उनकी भावनाएं जो थी सो बदल गई थी। तो जो ऑथर था और उसके जो ग्रैंड मदर थी दोनों एक अच्छे फ्रेंड्स थे, और जब ऑथर के पेरेंट्स जो थे वो शहर में रहने के लिए चले गए तो उस समय ऑथर को ग्रैंड मदर के साथ
छोड़ दिए रहने के लिए। उसकी जो ग्रैंड मदर थी उसे सुबह में उठाया करती थी और स्कूल के लिए तैयार किया करती थी। उसके साथ ही वो स्कूल भी जाया करती थी। दोनों के बीच एक बॉन्ड ऑफ लव था। और टर्निंग पॉइंट उनके रिलेशनशिप में उस समय आया जब उसके पेरेंट्स, ऑथर के पेरेंट्स, सेटल्ड हो गए सिटी में और उन्हें भी बुला लिया। अब दोनों एक ही रूम में थे, एक ही रूम में रहते थे, लेकिन अब जो है सो उसकी दादी माँ जो है वो स्कूल नहीं जा सकती थी क्योंकि वो बस में स्कूल जाया करता था। कुछ समय तक वो उसे सुबह में उठाना जारी रखी, लेकिन धीरे धीरे बातचीत कम होता गया। जब ऑथर यूनिवर्सिटी में गया तो उसे अपना खुद का एक रूम मिल गया। अब उनका जो कॉमन लिंक जो था फ्रेंडशिप का वो भी थोड़ा कम होने लगा। अब जो ग्रैंड मदर थी उसे एक्सेप्ट कर लेती है अपने उस अलगाव को और अपना अधिकतर जो टाइम था वो स्पिनिंग व्हील और रिसाइटिंग प्रेयर्स में बिताया करती थी। उसके बाद जब ऑथर एब्रोड जाने लगा अपना हायर स्टडीज के लिए, जो कि 5 साल का था, तो उनका डिस्टेंस जो था वो और ज़्यादा बढ़ गया। हालांकि वो रेलवे स्टेशन पे उसे छोड़ने के लिए आई, लेकिन उन्होंने न तो बातचीत किया और न ही किसी तरह का कोई इमोशन दिखलाया। उन्होंने ऑथर के फॉरहेड पे किस किया और ये जो था सो ऑथर के लिए लास्ट फिजिकल कांटेक्ट का साइन था। इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि वो जो डिस्टेंस था दोनों के बीच वो केवल सर्कमस्टांसेस के लिए था, लेकिन उनका फीलिंग्स चेंज नहीं हुआ था। नेक्स्ट, थर्ड क्वेश्चन, वुड यू एग्री दैट द author's grandmother was a person strong in character? If yes, give instances that show this. मतलब क्या आप इस बात से सहमत हैं कि लेखक की जो ग्रैंड मदर थी वो एक स्ट्रांग कैरेक्टर की पर्सन थी, और अगर हाँ तो इसे शो करने वाले कुछ एग्जाम्पल्स देना है। तो ये तो सही है कि वो एक स्ट्रांग कैरेक्टर की महिला थी, और इसके कुछ उदाहरण हैं कि ऑथर के पेरेंट्स के एब्सेंस में भी वो उसे अच्छी तरह से अपने पास रखकर पालती है। हालांकि वो सिटी लाइफ के रहने की आदी नहीं थी, लेकिन फिर भी किसी तरह से अपने आप को एडजस्ट करती है। और जब ऑथर यूनिवर्सिटी में गया तो उन्होंने उस चीज़ को स्वीकार किया। उन्होंने किसी भी टाइप का इमोशन शो नहीं किया जब वो रेलवे स्टेशन पे ऑथर को छोड़ने आई थी। और जब उन्हें महसूस हुआ कि उनका जो अंत है वो नज़दीक है, तो उन्होंने प्रे करना स्टॉप कर दिया था। वो ड्रम लेकर बजाना स्टार्ट की और उस समय वॉरियर्स के होम कमिंग का सॉन्ग गाना स्टार्ट की ताकि वो अपने ग्रैंड सन का रिटर्न को सेलिब्रेट कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, हैव यू नोन समवन लाइक द ऑथर्स ग्रैंडमदर? डू यू फील द सेम सेंस ऑफ लॉस विद रिगार्ड टू समवन हु यू हैव लव्ड अ लॉट? तो इसमें क्वेश्चन है कि क्या आप लेखक की दादी जैसे किसी भी ऐसे व्यक्ति को जानते थे और क्या उसी तरह का लॉस का अनुभव करते हैं किसी ऐसे व्यक्ति से जिससे आप लव करते हैं? तो यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग हो सकते हैं जिससे हमारा बहुत ही अच्छा बॉन्ड होता है, और ये जो होता है सो डीप अटैचमेंट होता है, लव और अफेक्शन होता है। और इसका मुख्य जो रीजन होता है वो नॉस्टैल्जिक होता है, यानी होम सिकनेस। ये माइंड में उस समय आता है जब हम उस व्यक्ति के साथ जिसके साथ हमारा बहुत ही डीप अटैचमेंट होता है उस व्यक्ति को खो देते हैं, और उस व्यक्ति के साथ अलग अलग फेज होते हैं हमारे रिलेशनशिप में। जब कोई छोटा बच्चा होता है तो उस समय उसे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, और जब बड़ा हो जाता है तो उस समय थोड़ा थोड़ा अलगाव होना शुरू हो जाता है। हालांकि भावनाएं नहीं बदलती, और हर व्यक्ति का उसके जीवन में कुछ न कुछ लोग ऐसे होते हैं जिससे कि उसका डीप अटैचमेंट होता ही है। तो इससे फिनिश हुआ ऑल क्वेश्चंस एंड आंसर ऑफ दिस लेसन द पार्ट 8 ऑफ ए लेडी।